जात पात का भेद मिटाने के इरादे से निकाली जा रही इस यात्रा का आज 8वां दिन है। 160 किलोमीटर लंबी इस पद यात्रा में भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे पद यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती जा रही है, भक्तों का सैलाब भी बढ़ता जा रहा है। काफिले में बाबा के साथ चलने वाले भक्तों के रहने खाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। जहां जहां बाबा का काफिला पहुंच रहा है, भक्त उनके स्वागत में फूलों की बरसात कर रहे हैं। आम लोगों की तरह कई नामी हस्तियां भी इस एकता यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। एक दिन पहले दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बाबा की इस पद यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को समाज को एकजुट करने वाला बताया। इससे पहले द ग्रेट खली और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए उनके साथ जुड़े थे। कोई महाबली हनुमान वाली ध्वजा लिए तो कोई बागेश्वर महाराज की तस्वीर के साथ। भजनों पर झूमते गाते भक्तों में हर ओर नजर आ रहा अपार जोश और उल्लास। समाज से जात पात के भेदभाव और छुआछूत मिटाने के मकसद से चल रही ये एकता यात्रा जैसे जैसे मंजिल के नजदीक पहुंच रही है, आस्था भक्ति उमंग के रंग गाढ़े हो रहे हैं। बद्री महाराज बुंदेलखंड के खली, ये इन्होंने संकल्प लिया था कि इस एकता यात्रा के दौरान वो अपनी शिखाओं से, अपनी चोटी से इस रथ को खींचते हुए बागेश्वर धाम से ओरछा तक ले जाएंगे। बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में शामिल भक्त दूर दूर से आए हुए हैं। इस पद यात्रा के दौरान उनका उत्साह, बागेश्वर धाम के प्रति उनकी भक्ति और आस्था की ऊर्जा देखने लायक है। मेरी झोपड़ी में आज एक बार आजा, आजा रे मेरे बागेश्वर बालाजी, आजा, आजा रे मेरे बागेश्वर बालाजी। और मेरी टापरी में एक बार आजा, आजा रे मेरे के रहने वाले हो? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। इंदौर से हैं? हाँ, इंदौर से। और इंदौर से बागेश्वर धाम आए? इंदौर से बागेश्वर धाम आए। अगर साइंस की बात है छोड़ो तो आपको सच बताएं, हम इतने दिन चल रहे हैं और लग नहीं रहा कि एक दिन भी चले हैं। पैरों का दर्द रात तक जाते थे, हल्का फुल्का शुरू होता है, सुबह होने तक बिल्कुल गायब होता है। मतलब जो अध्यात्म को नहीं मानते थे, शक्तियां नहीं मानते थे, भाई हम अनुभव कर रहे हैं कि वाकई हम लोग शौक होते हैं कि दर्द कहाँ चला जाता है ये। वरना एक दिन डांस कर लो शादी, उसमें आपके पैर एक हफ्ते तक दर्द होता है। यहाँ तो हम इतना चल लिए, हमें दर्द नाम की चीज महसूस नहीं हो रही है। ये शक्तियां हैं बालाजी की, ये बागेश्वर धाम में शक्तियां हैं जो नहीं मानते हैं। 7 दिन इस यात्रा को निकले हुए हो गए हैं। बावजूद इसके न तो किसी के चेहरे पर थकान, न जोश में कोई कमी। भक्त पूरे उत्साह के साथ नाचते गाते इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। नाचते गाते ये तमाम लोग जो है आपको दिख जाएंगे किस तरीके से जो है ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे 7वें दिन भी इनका जोश जो है वो बरकरार है, बना हुआ है। रास्ते भर जो अलग अलग लोगों ने इनके लिए इंतजाम किए हुए हैं, खाने पीने के, संगीत के, भजन के, वहां पे ये रुकते हैं और इसी तरीके से नाचते गाते ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पदयात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है, पूरे रास्ते पदयात्रा में शामिल हुए लोगों का भी तहे दिल के साथ स्वागत हो रहा है। हमारा अनुभव है, बहुत खुशी हो रही है, हमको बहुत आनंद आ रहा है कि हम सब भाई साथ में चल रहे हैं, गुरुजी के साथ में चल रहे हैं, उनका ऊपर वाले का आशीर्वाद चल रहा है। कोई खाने पीने की क्या व्यवस्था है? दिक्कत नहीं है, बालाजी की कृपा। दिन रात व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था, एक नंबर की व्यवस्था, एक नंबर की व्यवस्था। जी आगे आइए। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 72 साल। 72 साल। और कहाँ से आप? हम कानपुर से आए। कानपुर से आए? हाँ। 72 साल की उम्र है, आप भी पैदल चल रहे पूरा? हाँ। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, पता चलता है दिन में इतने 17-17, 20-20 किलोमीटर आप लोग चल लेते हो, पता चलता है या फिर? हमें नहीं पता चलता है, सब उन्हीं की लीला है। सद्भाव की राह पर 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से ये यात्रा शुरू हुई।
जिसके बाद 22 नवंबर को पेप्टिक टाउन, 23 नवंबर को नौगांव, 24 नवंबर को देवरी बंधा, 25 नवंबर को मऊरानीपुर, 26 नवंबर को घुगसी होते हुए ये एकता यात्रा 27 नवंबर को निवाड़ी पहुंची। वहीं आज यानी 28 नवंबर को बाबा बागेश्वर का काफिला ओरछा के तिगड्डा में होगा और 29 नवंबर सुबह ओरछा के रामराज मंदिर पहुंचकर ये एकता यात्रा समाप्त होगी। इसी मंदिर में श्री राम की पूजा अर्चना के साथ एकता यात्रा का भी संकल्प पूरा होगा। पदयात्रा को मिल रहे इस समर्थन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेहद उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही समाज से भी एकजुट रहने की अपनी मुहिम पर जोर दे रहे हैं। मंजिल अभी दूर है, जाना जरूर है। इस देश में हिंदुओं को जगाने का एक सुरूर है। बजरंगबली का आशीर्वाद, हम पूर्व आचार्यों को याद कर लेते हैं। जब थक जाते हैं यहीं रोड पर सो लेते हैं, थक जाते हैं यहीं खा लेते हैं, थक जाते हैं यहीं चाय पी लेते हैं, थक जाते हैं थोड़ा नच लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। फिलहाल तो बाबा बागेश्वर के साथ निकला ये अपार जनसमूह जहां जहां से गुजर रहा है वहां इसे समर्थन मिल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों से मिलने के साथ ही सभी से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। बेशक जात पात के भेदभाव को मिटाने के अनूठे संकल्प के साथ बाबा बागेश्वर का ये कारवां अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा है। झांसी से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आस्था का ये कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मकसद एक ही है, भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करना। रवीश पाल हमारे संवाददाता लगातार इस यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रवीश, आज 8वां दिन है या यूं कहें कि यात्रा बस अब एक दिन और बाकी रह गई है। 9 दिन तक ये यात्रा रहने वाली है। आज का पूरा क्या रूट रहने वाला है उसे समझा दीजिए और पूरा कार्यक्रम बता दीजिए। जी बिल्कुल, 8वें दिन की शुरुआत हो गई है और आपको हम तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं निवाड़ी के, जहां से ये यात्रा अब चलनी शुरू हो गई है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से आपको वो तस्वीरें दिखाएं। निवाड़ी से जो हाईवे अब आ रहा है चल के, और ये जो तमाम श्रद्धालु सुबह से आपको दिख जाएंगे अब अपना सफर शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उन्होंने चलना शुरू नहीं किया है। यह यात्रा के आगे का हिस्सा है जो फिलहाल अब चलना शुरू हो गया है। ये जो सड़क जा रही है आपको बताएं, ये निवाड़ी जिले से आगे जा रही है झांसी की ओर, और इसी सड़क पे आगे चल के करीब 15 किलोमीटर बाद ओरछा तिराहा पड़ेगा। यानी इसी सड़क पे 15 किलोमीटर बाद एक ऐसा रास्ता जो ओरछा की ओर मुड़ता है, वहीं तक आज इस यात्रा का सफर है। करीब शाम 7 बजे ये यात्रा आज वहां पहुंचेगी। इसके बीच में बरुआ सागर पड़ता है, यानी इस जगह पे जहां हम इस वक्त मौजूद है यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर बरुआ सागर एक इलाका पड़ता है। वहां पे आज दिन का विश्राम होना है और उसके बाद ये यात्रा जब शुरू होगी तो फिर आगे ओरछा तिराहे पे जाके खत्म होगी, जिसके बाद सिर्फ 8 किलोमीटर का सफर बाकी रह जाएगा जो कल यानी 29 नवंबर को होगा। और दोपहर 1 बजे से पहले पहले इस यात्रा को राम राजा सरकार यानी ओरछा में जो राम राजा मंदिर है वहां पर पहुंचना होगा, क्योंकि 1 बजे उस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं जो फिर सीधे शाम को खुलते हैं। तो ऐसे में तैयारी यही है प्रशासन की भी और जो बागेश्वर धाम का जो पूरा प्रबंधन है उसकी, कि 1 बजे से पहले पहले कल 29 नवंबर को यात्रा ओरछा धाम के भीतर प्रवेश कर जाए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम राजा सरकार के दर्शन कर लें। और आज की जो तस्वीरें हैं वो इससे देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि जैसे हम इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं, जो इनकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, रात्रि विश्राम के बाद सुबह का नाश्ता श्रद्धालुओं को दिया जाता है और उसके बाद जैसे जैसे जिसको समय मिलता है वो आगे अलग अलग जत्थों में रवाना हो जाता है आगे पड़ाव के लिए। तो वो अब चलना शुरू हो चुके हैं। रवीश, एक और चीज देखिए, आपको भी लगातार इस कारवां के साथ आगे बढ़ते हुए आज 8वां दिन है, आपने पूरी यात्रा देखी है, बहुत नजदीक से देखी है, समझी है। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, कुछ रुकावटें रास्ते में आई, कुछ दिक्कतें परेशानियां कुछ फेस की श्रद्धालुओं ने, या बिना किसी अड़चन के यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही? देखिए, क्योंकि हम लगातार इस यात्रा के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे, तो पहले दिन जरूर ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण यात्रा होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी यात्रा का रूट तैयार किया गया, जिस तरीके से इस पूरी यात्रा में व्यवस्थाएं की गई, आज की तारीख में 8 दिन
8वां दिन आज चल रहा है, 8वां दिन आज शुरू हुआ है। एक भी श्रद्धालु ऐसा नहीं मिला जिसने इस बात की शिकायत की हो कि उसे किसी तरीके की कोई समस्या हुई हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिस रूट से ये यात्रा गुजर रही है। दरअसल ये एक नेशनल हाईवे है और क्योंकि झांसी एक बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, झांसी से मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की ओर जाने वाला ये मुख्य हाईवे है। और आप देखिए, इसमें व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि हाईवे के एक लेन पे श्रद्धालु चलते रहेंगे और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो हाईवे के ये जो लेन है ये श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से आरक्षित है, पैदल यात्रियों के लिए, और दूसरी लेन पे आपको यातायात चलता दिखेगा। तो ऐसे में ये जरूर कहेंगे कि हाईवे पे जो तेज रफ्तार गाड़ियां भागती हैं वो यहाँ पे यात्रा के रूट पे भाग रही हो, ऐसा नहीं है। बस उतना नहीं हो पा रहा है। यात्रा जहां से शुरू होती है और जहां खत्म होती है, हाईवे के उस हिस्से को ब्लॉक करके आगे इसी हाईवे को फिर ओपन कर दिया जाता है। यानी एक बार जब यात्रा को आपने क्रॉस कर लिया हाईवे पे, तो फिर आगे जहां पे ये यात्रा खत्म हो जाएगी वहां से दोनों तरफ के हाईवे फिर शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर का ही एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें यातायात धीमी गति से चल रहा होता है, लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं हो पाता है। दूसरी बात, अगर व्यवस्थाओं की करें तो खाने पीने की ऐसी व्यवस्था है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ये 3 व्यवस्थाएं धाम की तरफ से हैं। लेकिन इसके अलावा जो रास्ते भर अलग अलग जो भक्त होते हैं उनकी तरफ से भी व्यवस्थाएं रहती है। पैदल यात्रियों के लिए कोई पीने का पानी रखता है, कोई फलों का इंतजाम रखता है, कोई चाय का इंतजाम रखता है। और ऐसे में ये यात्रा अनवरत रूप से इन व्यवस्थाओं के साथ चलती जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो जो श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं उनको अगर अपने साथ सामान रखना है तो उसके लिए पीछे बसें चल रही हैं। उन बसों में वो अपना सामान रख सकते हैं। उन्हें एक टोकन नंबर दे दिया जाता है, जिस टोकन नंबर पे बस का नंबर लिखा होता है। ऐसे में उनके साथ ये व्यवस्था भी चल रही है। तो क्योंकि इसकी तैयारी पिछले 5-6 महीनों से चल रही थी इस यात्रा की, तो ऐसे में पूरा प्लान संपन्न हो जाने के बाद जो है, जब पूरी प्लानिंग हो गई उसके बाद ही इस यात्रा को शुरू किया गया। इसलिए इन 8 ही दिनों में तो अब तक बिल्कुल रवीश, और तभी ये देखने को मिल रहा है कि जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि अभी तक एक भी यात्री ऐसा नहीं है जिसने किसी भी तरीके की कोई शिकायत की हो। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे और ज्यादा जानकारी भी जुटाएंगे। देखिए, दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी एकता पद यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा को समर्थन देने पहुंचे हैं मशहूर सांसद, बीजेपी के एक बड़े चेहरे और एक बड़ा चेहरा भोजपुरी सिनेमा का भी, मनोज तिवारी। आप गुरु के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हैं। आज आप समर्थन देने पहुंचे, 7वें दिन ये यात्रा गई। कितना बड़ा संकल्प मानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इसे? वैसे तो इस यात्रा के नींव में मैं हूँ, लेकिन चूंकि सशरीर भी हमें महाराज जी का जो यात्रा है इसको समर्थन देना है, और ये यात्रा इस समय विश्व के सनातनियों की सबसे बड़ी यात्रा हो गई है, जिसमें सिर्फ प्रेम बांटा जा रहा है, जिसमें सिर्फ एकता की बात हो रही है। किसी से कोई नफरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन की जय है। और सनातन जितना मजबूत होगा, देश और विश्व की शांति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसलिए मैं इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी, एक सवाल ये भी है कि आप खुद भी सनातनी हैं, आपने एक बड़ी सब यात्रा को भी इसको नींव के तौर पे देखा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, गुरुजी का भी कहना है कि एक बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पे भी लोगों को समय पर चेत देना चाहिए, नहीं तो हालात जो है कमोबेश वैसे ही होंगे जैसे बांग्लादेश में है। ये अभी उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान कहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, समय से सजग हो जाना चाहिए, और देश के सनातनी, देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर पूरी तरह भारत की भी नज़र है। विश्व समुदाय को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि भारत इस तरह से हिंदुओं पे अटैक को केवल मूक दर्शक बन के तो नहीं देख सकता। हमारे देश की सरकार भी बहुत चिंतित है, और हम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार का, हम दुर्व्यवहार का निंदा करते हैं, और आगे इन लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है इसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल मनोज जी, वक्फ बोर्ड को लेके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या फिर सनातन का बोर्ड बने। आप सांसद भी हैं और वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन भी इस बार संसद में बिल आना है। देखिए, अभी बड़ा अच्छा समय है। आज की भारत की राजपीठ व्यासपीठ को ध्यान से सुनती है, और हम ध्यान से सुन रहे हैं।
तो उसका निदान भी करें। एक आप जो एक बड़ा चेहरा भी है भोजपुरी का, एक दो शब्द अगर 2 लाइन आप कह सकें गुरु जी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, हम तो राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। चलिए, यात्रा मार्ग में लगातार सेलिब्रिटीज के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। रवीश से ही जानते हैं। रवीश, और कोई बड़े नाम उभर कर सामने आ रहे हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, खबर ये भी आ रही है कि आज रात को कुमार विश्वास आ सकते हैं और वो यहाँ पे जो श्रद्धालु होंगे उनके वो भजन संध्या का लुत्फ वहाँ ले सकते हैं कुमार विश्वास के साथ। हालांकि अभी तक प्रबंधन की तरफ से ऐसा बताया नहीं गया है, क्योंकि इससे पहले भी कुमार विश्वास को आना था 24 तारीख को, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके थे 23 या 24 तारीख को। तो ऐसे में आज सुबह ये बात चल रही है कि शायद आज शाम को कुमार विश्वास आए। इसके अलावा राजनेताओं का आने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज वो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। यूपी के चर्चित विधायक जो हैं राजा भैया जो कुंडा वाले हैं, वो भी आज यहाँ इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इन दोनों के नामों की तो पुष्टि कर दी गई है। जो बागेश्वर धाम की जो पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं पदयात्रा की, उनकी तरफ से, हालांकि कुमार विश्वास के नाम की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसी बातें चल रही हैं कि कुमार विश्वास तब नहीं आ पाए थे तो शायद वो आज आ जाएंगे। तो अगर बात करें तो इस पूरी यात्रा में, क्योंकि आज 8वां दिन है, तो कई बड़े नाम इसमें आ चुके हैं। श्याम रंगीला 2 दिन पहले आए थे, संजय दत्त आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संत समाज से कई सारे लोग आ चुके हैं अब तक। अनिरुद्धाचार्य जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा आजकल सुर्खियों में रहते हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा अगर देखे जाए तो राजनीति से जुड़ी हुई कई हस्तियां यहाँ अब तक पहुंच चुकी हैं, भले ही वो सांसद हो, विधायक हो, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हों, कांग्रेस के विधायक हों। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो जुड़ते आ रहे हैं। और भले ही वो झांसी के सांसद हों, अनुराग शर्मा, उनकी तरफ से काफी व्यवस्था यहाँ पे रखी गई थी, क्योंकि वो भी शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़े चेहरों के, नामी चेहरों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, जो आज भी माना जा रहा है कि बदस्तूर जारी रहेगा। आज भी 2 से 3 बड़े चेहरे जो हैं वो आज इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जी, चलिए रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, निवाड़ी के रास्ते में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनके इस मिशन पर बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं एकता यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर ने अपने संकल्प के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा 7वें दिन लगातार जारी है। घुक्सी से निकल के अब ये यात्रा निवाड़ी के लिए, देखिए नृत्य कर रहे हैं। रास्ते में जो लोग मिले उनके साथ झूमते गाते हुए बाबा चल रहे हो। ये तस्वीरें देखिए, अद्भुत तस्वीरें इस हिंदू एकता ये पद यात्रा की। और 7वें दिन भी लग नहीं रहा है देख करके कि 7 दिन हो गए गुरुजी, आपको या फिर जनता को देख के तो लग नहीं रहा। 7 दिन हो गए चलते हुए, लगातार 100 किलोमीटर से ज्यादा चल लिया आप लोग। जी, मंजिल अभी दूर है, जाना जरूर है। हर हाल में इस देश में हिंदुओं को जगाने का एक सुरूर है। मंजिल अभी दूर है, जाना जरूर है। इस देश में हिंदुओं को जगाने का एक सुरूर है। सुरूर से याद आया कि उत्तर प्रदेश में आपकी यात्रा लगातार जारी है। संभल में एक नई तस्वीर सामने आई है गुरुजी। उपद्रवी गोली चलाते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। पुलिस ने तस्वीरें जारी की है, जो लोग गोली चला रहे हैं पुलिस पे, उनको देशद्रोह का केस लगाकर हमेशा के लिए उन्हें जेलर के हाथों में सौंपो, ताकि वो लौट करके गोली तो ठीक है, बोली भर के लायक ना बचे। ये हिम्मत आती कहाँ से है इन लोगों में, ऐसे लोगों पे? इन लोगों के स्नेह, बजरंग बली का आशीर्वाद। हम पूर्व आचार्यों को याद कर लेते हैं। जब थक जाते हैं यहीं रोड पर सो लेते हैं, थक जाते हैं यहीं खा लेते हैं, थक जाते हैं यहीं चाय पी लेते हैं, थक जाते हैं थोड़ा नच लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। आप जैसे लोग मिलते हैं, कभी मन निराश होता है तो आप लोग प्रसन्नता दे देते हो। बस यही है कि हिंदुओं का काम हो जाए। हमारा तो काम लगता है, शरीर का काम तमाम ही है, पर हिंदुओं का काम हो जाए। अभी बहुत लंबी यात्रा। 7वें दिन इस जनसमूह को देख के आपको क्या लग रहा है कि जो संकल्प आपने लिया है वो कितना पूरा होने वाला है, कब तक पूरा हो पाएगा? पूरा हुआ, कुछ रह गया वो पूरा करेंगे।
थैंक यू। एक अंतिम सवाल। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल कल सभा के दौरान अजान हुई तो उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और बताया कि ये हमारी संस्कृति है, हम किसी धर्म का अनादर नहीं करते। उनका अपना पर्सनल मैटर है, नेताओं पे हम क्या बोलें? तो बच्चे को बुला, नेताओं पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर हमारी संस्कृति तो सनातन है और जो हिंदुत्व का होगा, अपमान किसी का नहीं करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है। कर्नाटक के कई किसान बोल रहे हैं वक्फ की जमीन बता करके उनकी जमीनों को परिवर्तित किया जा रहा है। कर्नाटक के किसानों ने आरोप लगाए हैं वहां पे। हाँ सही है, ये बहुत बड़ा इस देश में सबसे बड़ा षड्यंत्र है, मिटेगा वो। चलिए बात घूमने फिरने के शौकीनों की कर लेते हैं। पर्यटकों के लिए गुड न्यूज आई है, जल्द ही वो सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों, कारगिल और गलवान युद्ध क्षेत्र में घूम सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की ओर से बड़ी पहल की गई है। इसके अलावा इन इलाकों में सेना पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग और जिप लाइन भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी खुद सेना प्रमुख ने दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटकों को सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची चोटी, कारगिल, गलवान युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। मतलब घूमने के शौकीनों के लिए सियाचिन की खूबसूरत वादियां, दुर्गम इलाके घूमने का सुनहरा मौका है। भविष्य में इस जगह का पर्यटकों के लिए खुलना एक नए अवसर की तरह देखा जा रहा है। Trans-Himalayan Trek, which we are sponsoring, Soul of Steel Trek in Uttarakhand, that is mountain skill survival challenge, opening of trek to Siachen Glacier for all citizens. And of course, we are gradually opening up the battlefields, including Kargil and Galwan, for tourists to get first-hand experience of such battlefield and empathize with the soldiers. तो देखिए, घूमने फिरने के अगर आप भी शौकीन हैं तो ये गुड न्यूज आपके लिए आई है। जल्द ही सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियां, कारगिल, गलवान युद्ध क्षेत्र में आप भी घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की ओर से ये शानदार बड़ी पहल की गई है। Trans-Himalayan Trek, which we are sponsoring, Soul of Steel Trek in Uttarakhand, that is mountain skill survival challenge, opening of trek to Siachen Glacier for all citizens. And of course, we are gradually opening up the battlefields, including Kargil and Galwan, for tourists to get first-hand experience of such battlefield and empathize with the soldiers who laid out their life for the sake of this country. Army Adventure Wing provides one-window security clearance and coordination for such adventure initiatives. And in last few years, 42 trips is something which we have already endorsed. बॉर्डर के इलाकों में पर्यटन के लिहाज से परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले सालों के मुकाबले हाल ही में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। अगले 5 साल में यहां पर पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने की संभावना है। जी हाँ, लिहाजा देखिए, भारतीय सेना अब घाटी को आतंकवाद से मुक्त करने के एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। कैसे, वो आपको समझा देते हैं। लद्दाख के काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे युद्ध के मैदान के रूप में जाना जाता है। इस इलाके को अब टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील कर दिया गया है। सेना ने पर्यटकों के लिए सियाचिन ग्लेशियर को खोल दिया है। अब पर्यटक सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग भी आसानी से कर पाएंगे। पर्यटकों के लिए कारगिल, गलवान युद्ध के मैदान भी खोले जा रहे हैं ताकि उन्हें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। इसके साथ ही हम ट्रांस हिमालयन ट्रैक, उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील ट्रैक और सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैक को सभी पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा और कई नए ट्रैक इसमें जोड़े जाएंगे। ऐसे में कई इलाकों को जम्मू कश्मीर में खोजा गया है जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सेना प्रमुख के मुताबिक करीब 42 नई जगह पर्यटन के लिस्ट में जुड़ने वाली हैं, जिसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए टूर ऑपरेटर्स और आयोजकों को विशेष प्रशिक्षण देने की प्लानिंग भी कर दी गई है। और बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग भी यहां पर बाकायदा दी जाने की प्लानिंग की जा रही है। और चलिए, अब दिल्ली वालों को साफ हवा का इंतजार है। प्रदूषण के खिलाफ मुहिम अब देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली वालों को साफ हवा का इंतजार अब बढ़ता जा रहा है। बीते हफ्ते कुछ दिन ऐसे रहे जब AQI कुछ नीचे आया, मगर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में बनी रही। अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बताया गया है कि आज दिल्ली का औसत AQI 400 के पार रहा। तो देखिए, रोज की तरह आज भी धुंध के साए में दिल्ली की सुबह
शुरू हुई। धुंध ऐसी कि कुछ मीटर के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये धुंध दिल्ली तक नहीं सीमित है, मुंबई तक ये स्मॉग पहुंच चुका है। वहां भी सुबह के वक्त स्मॉग की मोटी चादर नजर आई। दिल्ली में तो इस धुंध ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। उजाला होने के बाद भी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। अब तो दिल्ली के प्रदूषण का असर पहाड़ों पर भी दिखना साफ तौर पर शुरू हो गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख लीजिए। स्मॉग की चादर में लिपटी हुई राजधानी आप देख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए लोग जॉगिंग करते हुए देख सकते हैं। गाड़ियों की रफ्तार भी हालांकि धीमी पड़ जाती है, जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो नजर आती है। बुधवार का दिन इस पूरे नवंबर महीने का सबसे साफ दिन रहा, लेकिन प्रदूषण का लेवल बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स तब भी बेहद खराब श्रेणी में ही दर्ज हुआ। इसके मायने ये हैं कि राजधानी की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। सेहतमंद सांसों पर संकट अब भी बरकरार है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि बुधवार 27 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 303 रिकॉर्ड किया गया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को दिल्ली का औसत AQI 343 दर्ज किया गया था, जबकि सोमवार को औसत AQI रहा 349। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हवा की क्वालिटी में सुधार हो रहा है। लेकिन ये सुधार नाकाफी है, क्योंकि AQI डेटा के मुताबिक प्रदूषण का स्तर अब भी बहुत खराब स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली के अब तक के इतिहास में इस साल नवंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। नवंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अब तक इस महीने ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब AQI बहुत खराब श्रेणी से बेहतर हुआ हो, जिसका मतलब है कि दिल्ली में इस महीने हवा की गुणवत्ता या तो बहुत खराब, गंभीर या फिर गंभीर प्लस मतलब कि खतरनाक श्रेणी में रही है। इस महीने 6 दिन AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि 2 दिन गंभीर प्लस मतलब खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली ने इस प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। अगर बारिश हुई होती तो प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल सकती थी। बारिश से वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण के कण पानी के साथ जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन बारिश हुई ही नहीं और फिलहाल बारिश के कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। तो सवाल है कि राजधानी को जहरीली हवा से राहत आखिर कब मिलेगी? ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो गया है कि दिल्ली की दमघोंटू हवा से अब पहाड़ों की आबो हवा भी प्रदूषित होने लगी है। उत्तराखंड के नैनीताल और मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों की हवा में पिछले एक हफ्ते के दौरान PM 2.5 का स्तर 130 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दोपहर के समय गर्म हवा के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों का प्रदूषण पहाड़ों की तरफ बढ़ता है, जो पहाड़ों पर दोपहर में नीले रंग की धुंध के रूप में नजर आ रहा है। हवा में मौजूद नमी इन कणों के साथ मिलकर धुंध की एक परत बना रही है, जिसे इन दिनों शिवालिक श्रेणी में आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रदूषण की वजह से नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और मसूरी में खास तौर से इन दिनों धुंध नजर आ रही है, यानी पहाड़ों की आबो हवा भी अब साफ सुथरी नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली की जहरीली हवा में जहां सांस लेना मुश्किल है, प्रदूषण का लेवल नए नए रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है, वहीं दिल्ली में एक घर ऐसा भी है जहां घर के बाहर AQI तो 300 के ऊपर है, लेकिन घर के अंदर अगर आप पहुंचेंगे तो AQI लेवल महज 10 से 15 रहता है। मुमकिन कैसे हुआ है ये, देखते हैं रिपोर्ट। न प्लास्टर, न पेंट, न लिंटर की छत, न कहीं कंक्रीट का इस्तेमाल। बाहर से दिखने में तो ये पुराने जमाने का साधारण सा घर नजर आता है, लेकिन घर के अंदर प्रदूषित हवा के खिलाफ हरा भरा असाधारण सुरक्षा चक्र तैयार है। ये सुरक्षा चक्र कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस घर के बाहर AQI है 300 के पार, लेकिन घर के अंदर AQI है महज 10 से 15। और ये चमत्कार बाजार में बिकने वाले किसी एयर प्योरीफायर से नहीं हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में मौजूद इस घर के मालिक हैं पीटर सिंह और नीनो कौर। इस दंपति ने घर में करीब 15,000 पौधे लगाए हैं।
साथ ही घर के अंदर कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा की इस घर में नो एंट्री है। क्या वो टेक्निक है जो इस घर में हवा को पूरी तरह से साफ कर देता है? अंकल, इस सब हम देख पा रहे हैं, क्या इंतजाम किया? ऐसे है जैसे हमारे पुराने कूलर होते थे। ये हमने 6 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा ये कूलर का पैनल बनाया है। इसमें आजकल खर्च तो मिलती नहीं, वो देखिए अंदर देखिए वहाँ, और इसमें एक नीचे पंप है। ये पंप इसमें पानी चलाता रहता है, तो इसके अंदर ऊपर से नीचे 24 घंटे पानी चलता है। अंदर फिर ये 18 इंच का पंखा है, एग्जॉस्ट फैन, एक 24 इंच का है। जब ज़्यादा गर्मी होती है दोनों चलाते हैं। तो ये पंखा जब चलता है, बाहर दिल्ली की पोल्यूटेड हवा है, आपने देखा 400-500 है, ये जब खींचता है ये इसके थ्रू हवा आती है। इसके दो फायदे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ठंडी हवा है, क्योंकि इसको ठंडा करता है। जो पुराने कूलर थे हमारे सिंपल है, हाँ, और फिर ये जो हवा इसके अंदर से जाती है, क्योंकि वो इसके अंदर वो है वुड शेविंग्स और पानी चल रहा है, वो साफ हो जाती है। सेहतमंद सांसों की सौगात घर के अंदर 24 घंटे मिलती रहे, हवा की ताजगी बनी रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर घर का तापमान संतुलित रखा गया है। ऊपर ही एक ग्रीनर शीट लगी है सारी, तो वो हवा वहाँ से आ रही है, आपको दिखाया था बरामदे से, यहाँ घूम रही है, यहाँ पंखे लगे हैं, ये ताज़ी हवा सारी जगह घूम रही है। अब वो देखिए पानी, वो बैम्बू में कम दिस है, वो देखिए बैम्बू में पानी आ रहा है, वो पानी उधर मच्छी के टैंकों से आ रहा है, वो जो ऊपर से गिर रहा है। तो ये मैंने एक जापानीज गार्डन बनाया है जिसमें 2 मच्छी के टैंक हैं, वहाँ से पानी घूम के यहाँ आता है। ये छोटी पहाड़ी सी बना दी पीछे, और यहाँ बैठने की जगह बना दी। घर के अंदर की हवा को 15,000 पौधे शुद्ध करते हैं। ये पौधे सब्जी के हैं, फलों के हैं, और इन्हें सींचने की तकनीक ऐसी बनाई हुई है कि पानी रिसाइकिल होता रहे, पानी की बर्बादी जरा भी न हो। इसको एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स में यह है कि मच्छियाँ टैंक में रखते हैं, जो फ्रेश वाटर फिश है, रोहू, कटला, मिर्गल, जो दरिया में होती है। पीछे टैंक है, आपको दिखाते हैं, उनमें मच्छियाँ हैं। और मच्छी नहीं, यहाँ से जल्दी, और मच्छी क्या है कि मच्छी का जो उसको खुराक डालते हैं, और उसका कचरा होता है, वेस्ट, वो मच्छी के टैंक से बाहर निकलता है। एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, मच्छी मेनली अमोनिया होता है, उसमें हवा दी जाती है और नेचुरल बैक्टीरिया, जैसे दही वगैरह और चीज़ें डाल देते हैं, तो अमोनिया नाइट्रेट्स से नाइट्राइट्स बन जाता है। अब ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स पौधों के लिए खुराक है। यहाँ उगाई जा रही सारी सब्जी पूरी तरह ऑर्गेनिक है, खाद का जरा भी इस्तेमाल नहीं होता। मतलब ये कि पूरी तरह सेहतमंद है यहाँ उगाई जा रही सब्जियाँ। ये नॉर्थ फेसिंग है, तो सर्दी में यहाँ थोड़ी लाइट कम होती है, तो मैं वो चीज लगाती हूँ जिसको थोड़ी लाइट कम से चल सकती है। ये सेलरी है, सेलरी एक बहुत न्यूट्रिशियस सलाद होता है। ये केल है, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस है, और इसका भी सलाद भी बनता है, सब्जी भी बनती है। और ये है बॉक चॉय एक चाइनीज सलाद होता है। तो ये स्पेशल चीजें हैं जो हम अपने आप भी यूज। मेरे ख्याल से अगर इनको हम बाहर लेने जाएंगे भी, जो कि शायद पोल्यूटेड ही मिल रहा है पैक्ड प्लास्टिक के अंदर, वो भी बहुत महंगा होता होगा। नहीं, सबसे जरूरी, क्योंकि ये साफ हवा में होता है, इसमें पूरी न्यूट्रिशन है, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं तब है। और दूसरा, फिर ताजा जब तोड़ा जाता है तो उसके पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन सब हैं। वहाँ देखिए एक तालाब है, नीचे है, वहाँ से पानी गिरता है, सारा टाइम पानी की आवाज आती है। वहाँ आप बैठ सकते हैं नीचे, आगे जाके इनको दिखाइए। और ये 2 टैंकों में 50 किलो मच्छी साल की पैदा हो सकती है। अच्छा। इसमें और उस टैंक में। तो इसमें पानी चल रहा है, वो देखिए वो पानी, हवा घूम रही है, इसके अंदर से पानी घूम के पौधों को जा रहा है, और वहाँ से जो आपने देखा था वो इसको वापस आ रहा है। और यहाँ पौधे लगे हैं, ये अंजीर का पेड़ है, ये अभी पिछले साल लगाया था, अब इसको फलाना शुरू होगा। इसके पीछे हमने कस्टर्ड एप्पल लगाया है, और ये छोटी सी जगह आप देखिए बैठने को है, यहाँ हम आराम से बैठ के ये सारा कुछ देख सकते हैं। ये सही है कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी जगह किसी किसी के पास ही हो, लेकिन पीटर
और नीनो कौर का मानना है कि सोच सही हो तो छोटे से फ्लैट में भी प्राकृतिक रूप से शुद्ध हवा और पानी का इंतजाम किया जा सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस यूक्रेन की जंग ने न सिर्फ मानव जाति को प्रभावित किया है बल्कि परिंदों को रास्ता बदलने पर भी मजबूर कर दिया है। साइबेरियन डेमोइसेल क्रेन के नए रूट से इस बात का खुलासा हुआ। पहले ये परिंदे नेपाल के रास्ते भारत आते थे, लेकिन जंग की वजह से अब पाकिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवास करने के लिए आए हैं, वो भी पहले की तुलना में काफी अधिक दूरी तय करके। देखिए। राजस्थान के जोधपुर में खींचन प्रवास पर आए साइबेरियन डेमोइसेल क्रेन के इस समूह में मौजूद नीले पीले टैग लगे सुखपाक ने इन परिंदों के आगमन के नए रास्ते से पर्दा हटा दिया है। सालों से नेपाल के रास्ते खींचन पहुंचने वाली डेमोइसेल क्रेन यानी कुर्जा इस बार पाकिस्तान के रास्ते जैसलमेर से होकर भारत की सीमा में दाखिल हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन जंग मानी जा रही है। जानकारों की माने तो हर बार कुर्जा हिमालय की वादियों को पार कर नेपाल के रास्ते भारत पहुंचती है। नेपाल के रास्ते भारत आने पर इन पक्षियों को 2800 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन इस बार इस यात्रा के दौरान सुखपाक ने रूस, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते जैसलमेर सीमा से भारत की सीमा में प्रवेश किया है। इस नए रूट पर इसे 3676 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी है। साइबेरियन डेमोइसेल क्रेन सुखपाक की पहचान इसी विशेष नीले पीले टैग से हुई। 20 जुलाई 2024 को रूसी वैज्ञानिक एलेना मुद्रिक और उनकी टीम ने इसे साइबेरिया में टैग किया था। तब ये पक्षी 3.5 महीने का था, अब 7.5 महीने का है। इस टैगिंग के बाद सुखपाक ने 3676 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। इससे पहले सुखपाक का जर्नी रिकॉर्ड 2800 किलोमीटर की दूरी का था। 2024 को डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी उनके साथ में ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर्स आए हुए थे और हम छत के ऊपर से बाइनोकुलर से देख रहे थे, तो एक अचानक हजारों के बीच में से एक डेमोइसेल क्रेन के पैर के अंदर रिंग दिखी थी, येलो एवं ब्लू कलर की रिंग देखी थी। ये रिंग 20 जुलाई 2024 को एलेना एवं उनकी टीम द्वारा साइबेरिया, रशिया में लगाया गया था। जब ये रिंग लगाई थी उस टाइम ये पक्षी की 3.5 महीनों का था और आज ये पक्षी 7.5 महीनों का हुआ। तो मैंने इस रिंग को डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी के सब मिलकर हमने फोटोग्राफी की और फोटो हमने एक ग्रुप में भी शेयर किया और डॉक्टर दाऊलाल जी बोरा को भी फोटो भेजा था। तो उन्होंने ये कहाँ से लगाया, कैसे लगाया, उन्होंने कंफर्म करवाया। टैग लगे डेमोइसेल क्रेन सुखपाक की इस यात्रा से कुर्जा के प्रवास के पैटर्न और उनके जीवन चक्र के बारे में अहम जानकारी मिलती है। हर साल सर्दी के मौसम में डेमोइसेल क्रेन जोधपुर के खींचन गांव पहुंचते हैं। ये गांव प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार रूस यूक्रेन जंग की वजह से इन्हें खींचन पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करते हुए लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ा है। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।